हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश को समझने का प्रयास कर रहे एमपी स्पेशल करके ये एक सीरीज है जिसमें मध्य प्रदेश की मुख्य बातें देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए। अगर मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश के वापसी है। और दोस्तों, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम निकलती है दोस्तों, वनडे जो एग्ज़ाम होती है, जो वैकेंसी निकलती है अगर मध्य प्रदेश की, और आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको एमपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी। तो हम एक सीरीज लेकर आए। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड किए दोस्तों। पहला देखा है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से बना है, 1947 से 56 तक की क्या कंडीशन थी, फिर 56 से वर्तमान तक का सफ़र देखा है, कौन सा जिला कब बना है, क्या कंडीशन है उसको देखा है। फिर उसके बाद में एक लेक्चर दोस्तों जो संभाग देखे हमने, 10 संभाग है, और जो जिले को भी देखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर देखा जाए तो आज का जो लेक्चर रहेगा कि प्राकृतिक विभाग में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक, आने वाले लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को देखेंगे, प्रमुख मिट्टियाँ, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और दोस्तों बेसिक सा नॉलेज, कितनी विधानसभा की सीटें, किस जिले में क्या फसल बोई जाती है, लोकसभा मतलब लोकसभा से कितने जाते मध्य प्रदेश में, राज्यसभा से कितने जाते, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय खेल। दोस्तों जितनी भी बेसिक सी बातें, गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ है, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, मध्य प्रदेश के उपनाम और क्या क्या होते हैं, इसका एक बेसिक सा एक परिचय भी करेंगे दोस्तों। इस लेक्चर के बाद अगला वाला आएगा तो काफ़ी एक अच्छी सी समझ आपकी मध्य प्रदेश के बारे में हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो भारत से ले दोस्तों फिर पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरे मैंने बताया है, और राज्य व्यवस्था, जितने भी पद होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की परिषद, तो जितने भी दोस्तों जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो आप समझना चाहते जिला, संभाग, उपखंड, तहसील, प्रशासन के सारे अधिकारी, जिसको आप दोस्तों समझना चाहते हैं उन सब के लेक्चर डले हुए। और दोस्तों आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, जियोग्राफी को, साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसको भी आप समझना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ से जिसको भी आप समझना चाहते हैं, आपके डाउट है तो वहाँ से आप क्लियर करिए। फिलहाल हम एमपी जीके को देख रहे हैं। तो आज हमारा रहेगा कि प्रकृति के बहुत ही बेसिक सा, बहुत एक डिफरेंस को समझेंगे कि मध्य प्रदेश को आखिर जियोग्राफिकल तरीके से कितने भागों में इसको डिवाइडेड किया गया उसको हम देखेंगे। और आने वाले लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां आप देखते हैं, जो नर्मदा हो जाती है, चंबल हो जाती है, बेतवा हो जाती है, सोन नदी हो जाती है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, शिप्रा कहाँ से निकलती है, तो ये सब को हम देखने वाले हैं। फिलहाल बेसिक सा एक आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए, छोटा सा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों बेसिक से आपको जानकारी दिख रही होगी कि मध्य प्रदेश के पहले बार हम देख लेते हैं। तो इधर आपको जो नज़र आ रहा है ऊपर की ओर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको यूपी नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक। इधर देखते हैं यहाँ पर यूपी आपको नज़र आएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों उधर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भारत का मैप क्लियर होगा हमारे देश का। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच में आता है हमारे देश के, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश भी है, मध्य में। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा, इधर चले तो यहाँ पर गुजरात आ जाएगा, इधर साइड पश्चिम साइड, जिधर सूर्य दोस्तों मतलब डूबता है, और जिधर सूर्य उगता है उधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। नीचे आपको मिलेगा इधर साइड गुजरात, जिधर सूर्य डूबता है, और नीचे की साइड आप देखते हैं तो आपको दोस्तों मिलेगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक, नीचे 5 राज्य बेसिक से। ऊपर की ओर उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, इधर गुजरात आ जाएगा, नीचे महाराष्ट्र, और पूर्व में देखें छत्तीसगढ़। ये बेसिक सा एक आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश एक्चुअली में किस लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों ये हमने देखा। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है प्राकृतिक भूभाग के तरीके से। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का कुछ इस तरीके से, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी एक श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला आपने देखा होगा। भारत का मैप देखते हैं तो भारत के बीचों बीच में से आपने देखा होगा राजपीपला, महादेव, मेकालू, तो 3 भागों में उसको बांटा गया। तो मध्य प्रदेश में जो भाग पड़ता है पर्वत श्रेणी का,
उसको सतपुड़ा बोला गया। क्या बोला? सतपुड़ा मेकल श्रेणी इसको बोला गया। तो एक भाग इसका, दूसरा भाग यहाँ काटा गया, इसको बोला गया पूर्वी पठार। क्या बोला गया? पूर्व, इधर पूर्व आ जाता है। तो पूर्वी पठार जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ये आपको नजर आ रहा होगा, जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में आ रहा है पूरा अधिकतर, इसको पूर्वी पठार बोला गया। और जितना आपको ये बाकी जो नजर आ रहा है इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेश मतलब थोड़ा उठा हुआ है, पठारी भाग इसको बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, एक तो एक समतल भूमि होगी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, तो उसको हम सीधी मैदानी बोलेंगे, उसको मैदान बोलते हैं। लेकिन एक अगर थोड़ा बिल्कुल ऐसे यूं करके यूं हो जाता है तो ये पहाड़ हो जाता है। लेकिन एक रहता ऐसा रहता है जो कुछ ऐसा है और यूं फैल कर फिर नीचे हो गया, तो उठा हुआ है, इसको ही पठार बोला जाता है, उच्च प्रदेश बोला जाता है। तो इतना इतना क्षेत्र है, इसको मध्य उच्च प्रदेश बोला जाता है। तो आप 3 भागों में बांट सकते हैं मध्य प्रदेश को। कितने भागों में? 3 भागों में। ये पूरा इतना बहुत बड़ा जो हिस्सा आ रहा है मध्य उच्च प्रदेश हो जाएगा, ये नीचे सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो जाएगी, और इधर पूर्वी पठार हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आ गया। तो ज़्यादातर हमको जो समझना होता है मध्य उच्च प्रदेश को ही समझना होता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस जगह कितना ऊंचा है, तो उसको ही हम देखते हैं। तो 3 भाग हो जाते हैं, ठीक। मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार इधर, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये बहुत कम आती है हमको, अपने को इसको ही पढ़ना होता है। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। मध्य उच्च प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ तक मान लिया जाए, यहाँ तक इसको मान लें, यहाँ तक ये वाला, तो इसको मध्य भारत का पठार बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। ग्वालियर वाला क्षेत्र हो जाता है, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। कुछ भाग गुना का ले लिया जाए, यहाँ पर दतिया आ जाता है। तो इतना वाला क्षेत्र, आप जो जिले देख रहे हैं दोस्तों, जिले का लेक्चर है, तो कौन सा जिला कहाँ है, पूरे 52 जिलों को हमने कवर किया है, तो आप देखा होगा आपने। तो दोस्तों ये वाला जो भाग है इसको मध्य भारत का पठार बोला जाता है, ठीक। मध्य उच्च प्रदेश जो इतना बड़ा, उसमें उसके भी 5 भाग है। पहले हमने 3 भाग किए भारत के, मध्य प्रदेश के, और 3 भाग में से जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके भी 3 भाग हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से, जो कि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश को प्राकृतिक तरीके से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब समझने के लिए, जैसे हमारे भारत को भी 3 बहुत सारे भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय को अलग बांटा गया है, उत्तर भारत को अलग बांटा गया है, मध्य भारत को, दक्षिण भारत को, नदियों को, फसलों को, हम सब पढ़ते हैं ना मध्य प्रदेश के लेक्चर में, ज्योग्राफी हमने देखा होगा। तो मध्य प्रदेश को भी इस तरीके से, राज्य को भी पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मध्य उच्च प्रदेश, ठीक, यह आ जाएगा। तो एक ये पार्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा हो जाता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो जाती है, ठीक है। और तीसरा हो जाता है पूर्वी पठार। इन 3 भागों में बांटा गया है किसको? मध्य प्रदेश को। और 3 भाग में से फिर इसके 5 भाग हुए मध्य उच्च प्रदेश के, इतने वाले भाग के, क्योंकि सतपुड़ा मेकल श्रेणी ये हो जाती है, पूर्वी पठार ये हो जाता है, और पूरा मध्य उच्च प्रदेश ये है। तो इसको भी फिर 5 भागों में बांटा गया है, इसको मध्य उच्च प्रदेश को। तो देखिए, सबसे पहले तो मध्य भारत का पठार आ जाता है, ठीक। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा दोस्तों, ये जो हो जाता है यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार इसको बोल सकते हैं, रीवा पन्ना। यहाँ पर रीवा और पन्ना आपको नजर आ रहा होगा, तो रीवा पन्ना का पठार हो जाता है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो हो जाता है कौन सा? ये अपना यहाँ पर बुंदेलखंड आ जाता है। क्या आ जाता है? बुंदेलखंड। इसको थोड़ा और क्लियर यहाँ पर कर लिया जाए, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से आप यूँ कर ले, ठीक। ये देखिए, और ये भी थोड़ा यहाँ तक यूँ हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है, आपको समझना है सिर्फ कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर रीवा आपको देखने को मिलेगा जिले में, और यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। और ये पूरा आपको जो नज़र आ रहा है इसको बोला जाता है मालवा का पठार। आपने सुना होगा मालवा, जो अधिकतर जिले आते हैं, भोपाल हुआ, उज्जैन, इंदौर, ये सब मालवा के क्षेत्र में आते। और अब भारत की दोस्तों मध्य प्रदेश के आपने देखा होगा
कि सब राज्यों की अपनी एक ही भाषा रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश कोई एक्चुअली में प्रदेश नहीं था, उसको कुछ भागों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया, जो कि आपने मध्य प्रदेश का निर्माण किस तरीके से हुआ उसमें देखा होगा। तो भारत में अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलती है। जो मालवा का क्षेत्र नजर आ रहा है सबसे बड़ा है, यहाँ पर आपको अलग भाषा देखने को मिलती है, जो कि इधर मालवी भाषा बोल दी जाती है। उधर चलेंगे दोस्तों तो दूसरी बुंदेलखंड में कुछ अलग बोली जाती है। इधर ग्वालियर साइड जाएंगे तो आपको सिंधी भाषा देखने को मिलेगी, और इधर पूर्व में आएंगे तो आपको बघेली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ 5-6 अलग अलग आपको कल्चर और कुछ कुछ भाषा अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। किसके हो गए? मध्य उच्च प्रदेश के। सबसे बड़ा मध्य भारत का पठार हो जाता है। ठीक, फिर ये आपको बुंदेलखंड का पठार नजर आ रहा है, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार नजर आ रहा है, ये मालवा का पठार नजर आ रहा है। मालवा का पठार दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो बिल्कुल सपाट है तो उसको मैदान बोला जाता है, थोड़ा उठा हुआ और फिर नीचे आ गया तो पहाड़ हो जाएगा, और उठकर फिर कुछ समय तक फैला हुआ है तो इसको पठार बोला जाता है, मतलब ऊंचा है। तो मालवा का पठार बोला जाता है इसको, मतलब ये उठा हुआ क्षेत्र है। क्या है? उठा हुआ क्षेत्र है। आपने देखा होगा मालवा के राजा भी रहते थे, बाज बहादुर। ठीक है, आपने वहाँ देखा होगा वो राजा थे, और वहाँ पर अकबर ने आक्रमण भी किया था, तो मालवा के राजा उनको बोला जाता था। तो ये आपको ये आप नजर आ रही है दोस्तों, इसको बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी। क्या बोला जाता है? नर्मदा सोन घाटी। इसी घाटी के अंदर नर्मदा बहती है दोस्तों। ठीक है, ये 5 भाग हो गए। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये 5 भागों में ही मध्य उच्च प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये नर्मदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर और शहडोल, ये यही आपको देखने को मिलेंगे। लोकेशन वाइज दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ से फिर वही कुछ इस तरीके से बहती हुई इस तरीके से इधर जाती है। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि सभी नदियाँ, भारत की सभी नदियाँ अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और तापी कुछ नदियाँ ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब ये इधर बहती है, बाकी सारी नदियाँ इधर बहती है, ये दोनों इधर जाती है। ठीक है, तो देखिए ये घाटी के कारण, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जैसे ही ये जाती है इनको मुड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता, और ये सीधी बहती चली जाती है नर्मदा, यूँ सीधी सीधी सीधी। और तापी भी दोस्तों किधर आती है? वो इधर ही जाती है। जो कि नदियाँ इसके बाद वाले लेक्चर आएगा, नदियों को कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये यहाँ से नदी कुछ इस तरीके से नर्मदा जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये हमने प्राकृतिक भूभाग को कितने भागों में बांटा है मध्य प्रदेश को, वो हमने देखा। अब सब जगह अपनी अपनी अलग फसलें बोई जाती है, भाषा अलग बोई जाती है, मिट्टियाँ सबकी अलग अलग होती है, आपने देखा होगा। उन सबको हम कवर करेंगे, नदियों को भी हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसको समझिए, और बहुत बेसिक सा मैंने शुरू में बताया कि बेसिक सा लेक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने लेक्चर बना था। इसके बाद में नदियों को कवर करेंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है दोस्तों। सबसे अधिक नदियाँ जो है, और ये पूर्वी पठार आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो तीसरा वाला है दोस्तों, यहाँ पूर्वी पठार, तो यहाँ पर सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, नदियों की मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका सोया स्टेट भी कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है इसको हम आने वाले वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आना कुछ बात ही नहीं है, बहुत ही बेसिक था। तो मिलता है अगले लेक्चर में। जो नदियाँ होगी दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों को हम देखने वाले, कौन सी नदी कहाँ जाती है, कौन सा बांध है, सब कुछ, नर्मदा, चंबल, जितनी भी नदियाँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।